रेस्टोरेंट में मेरे अलावा 6-7 गाहक ही बैठे थे। इनमें एक बंगाली फैमिली भी थी। एक पुख्ता उम्र की बंगाली औरत थी और उसकी उम्र का एक आदमी जो उसका खामद लगता था उसके सामने बैठा था। दोनों खामोशी से कॉफी पी रहे थे। औरत ने 1-2 बार मेरी तरफ देखा, फिर उसने अपने खामद से कोई बात की। उसके बाद उसके खामद ने भी मुझे नजर भर कर देखा। ये लोग मुझे किसी तरह भी खुफिया पुलिस के आदमी नहीं लग रहे थे। मैं समझ गया कि ये मेरे जोगी ज्योतिषियों वाले हुलिये की वजह से मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं सिगरेट सुलगा रहा था कि उधेड़ उम्र का बंगाली उठकर मेरे पास आया और बड़ी आजिजी से और अदब के साथ हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसने बंगला जबान में कुछ कहा जिससे यही मानी अखज़ कर सका कि वो अपनी मेज पर आने की दावत दे रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कलकत्ते की उर्दू जबान में कहा कि मैं बंगला जबान नहीं जानता। उस बंगाली ने आजिज़ी के साथ बंगला उर्दू में कहा, मेरी और मेरी बीवी की जबरदस्त ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ बैठकर कॉफी पिएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे वहाँ कुछ वक्त गुजारना था और ये बेजरर किस्म के लोग थे। मैं उठकर उनकी मेज पर जा बैठा। बंगाली ने अपनी बीवी का तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम पंकज कुमार है। ये मेरी धर्मपत्नी सरोजनी कुमार है। मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। हमारा मकान धर्मचाली में है। वो अपनी उधेड़ उम्र बंगाली बीवी की तरफ भी देख लेता। उसकी बीवी बड़ी अकीदत के साथ मुझे देख रही थी। मैंने उनसे पूछा, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि आपने मुझे किसी और आदमी के शुबे में अपने पास बुला लिया है? पंकज कुमार ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। बात यह है कि आपकी सूरत में हमें भगवान की सूरत नजर आई है। मेरी पत्नी ने कहा कि उस ऋषि जी को बुलाओ, हम ऋषि जी के दर्शन करेंगे। बस मैंने गुस्ताखी करके आपको बुला लिया। अगर आपको बुरा लगा तो हमें क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा, नहीं पंकज बाबू, ऐसी बात नहीं। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई है। इतना मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये अपने किसी घरेलू मसले के बारे में पूछना चाहते हैं। भारत में ये वबा बड़ी आम है। जहाँ किसी मोहल्ले या होटल में कोई मेरे जैसे हुलिये वाला आदमी नजर पड़े, लोग फौरन उसे अपने घरेलू मसले बयान करना शुरू कर देते हैं। औरतें तो खास तौर पर इस मामले में इंतहाई ज़ईफुल एतकाद हैं। मुझे इन लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ दिन के 4 बजाना चाहता था। मैंने महसूस किया कि बंगाली औरत अपने खामद को इशारों में मुझसे कुछ पूछने के लिए कह रही है। मैं बज़ाहिर बेनियाजी से बैठा सिगरेट पीता रहा। उन्होंने मेरे लिए मजीद कॉफी और रसगुल्ले मंगवा लिए। आखिर पंकज बाबू से रहा न गया। उसने बड़ी झिझक के साथ कहा, महाराज, आप शक्ल से महान ऋषि लगते हैं। आपको ज्योतिष का ज्ञान भी जरूर होगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था। इनका कोई घरेलू मसला था जिसकी वजह से वो परेशान थे और मुझसे इल्म ज्योतिष के जरिए इसका हल पूछना चाहते थे। मैंने उनका दिल रखने के लिए कहा, ज्योतिष का पूरा ज्ञान तो नहीं है, मगर कुछ जरूर जानता हूँ। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? बंगाली पंकज बाबू की बीवी खामोश थी और उसका काम मुझे अकीदत भरी नजरों से देखना था। पंकज बाबू ने मेरी प्याली में कॉफी बनाते हुए बड़ी संजीदगी और धीमी आवाज में कहा, महाराज, हमारी एक बेटी है, ओमा कुमारी उसका नाम है। उसने बॉटनी में बीएससी किया हुआ है। वो कॉलेज में लेक्चरर है। वो चुप हो गया तो मैंने पूछा, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? पंकज बाबू रसगुल्लों की प्लेट मेरे आगे खिसकाते हुए बोले, महाराज, प्रॉब्लम ये है कि हमारी इकलौती बेटी ओमा कुमारी को पिछले 1 माह से एक बीमारी लग गई है। उसको आधे सर के दर्द का दौरा पड़ता है और वो 2-2 दिन तक नहीं जाता और वो बेहोश पड़ी रहती है। हमने कलकत्ते के सारे डॉक्टरों को दिखाया है मगर उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। रात भी उसे दौरा पड़ा था और वो रात से बेहोश पड़ी है। 3 डॉक्टर आकर उसे इंजेक्शन लगा चुके हैं मगर ओमा बेटी को होश नहीं आया। एक बार होश आया भी तो सर दर्द की शिद्दत से वो चीखने लगी और फिर बेहोश हो गई। हम यहाँ मेडिकल स्टोर से उसके लिए दवाई लेने आए थे। स्टोर बंद था, इसलिए यहाँ कॉफी पीने बैठ गए। आपको देखा तो मेरी पत्नी ने कहा कि ये ऋषि बड़े महान लगते हैं, इनसे बेटी का इलाज पूछो। बस महाराज, यही हमारी प्रॉब्लम है। आप ज्योतिष के ज्ञान से पता करें कि हमारी बेटी की बीमारी कब दूर होगी। हमें उसकी शादी भी करनी है। हम बहुत परेशान हैं। गमज़दा बंगाली बाप की आंखों में आंसू आ गए। मैंने देखा कि उसकी पत्नी सरोजनी कुमार की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। मुझे ज्योतिष वगैरह का खाक भी इल्म नहीं था। मैं महज वक्त गुजारना चाहता था। अलबत्ता दिल में अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी कि पाक परवरदिगार इस गमज़दा माँ बाप की बच्ची को सेहतयाब कर दे। मैंने यूं ही कह दिया, ये तो लड़की का हाथ देखकर ही कुछ कहा जा सकता है। मेरा ख्याल था कि अभी दिन के 9:30 बजे वक्त है। बाकी का वक्त इन लोगों के घर में बैठकर गुजार दूंगा। इस तरह से लोगों की निगाहों में भी नहीं आऊंगा। और इनके मकान भी धर्मचाली की कॉलोनी में था, जहाँ से मेरा टारगेट यानी दुर्गा दास का दफ्तर करीब ही था। मैं वहाँ से 3-3:30 बजे के करीब उठकर फौजी फाउंडेशन के बस स्टॉप पर जाकर सूबेदार दुर्गा दास की वापसी का इंतजार कर सकता था और उसे अच्छी तरह से देख भी सकता था। अगरचे मैंने उसी रोज उसे हलाक करने का प्रोग्राम नहीं बनाया था, मगर जहरीली बॉल पॉइंट पेंसिल मेरी जैकेट की जेब में मौजूद थी और मैंने सोच रखा था कि अगर ये शख्स कश्मीरी मुसलमानों का कातिल सूबेदार दुर्गा दास ही निकला और मुझे मौका भी मिल गया तो मैं आज ही इसका काम तमाम कर दूंगा। पंकज बाबू ने खुश होकर हाथ जोड़ दिए और बोला, महाराज, हमारे धन भाग के आप हमारे घर चलकर बच्ची का हाथ देख लें। उसने अपनी बीवी से कहा, सरोजनी, तुम जाकर दवाई ले आओ, मेडिकल स्टोर खुल गया होगा। उसकी बीवी भी मेरे जवाब से बड़ी खुश हुई थी। फौरन उठी और रेस्टोरेंट से निकल गई। उसके जाने के बाद पंकज बाबू मुझसे अपनी बीमार बेटी ओमा कुमारी के बारे में बातें करने लगे। मुझे उसकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी बेटी की सेहतयाबी जरूर चाहता था और उसके लिए मैंने खुदा के हुजूर बड़े सच्चे दिल के साथ दुआ की थी। हकीकत यह है कि औलाद जिगर का टुकड़ा होती है। खुदा किसी को औलाद का दुख न दिखाए। औलाद खा सिख की हो, खा हिंदू की हो, खा किसी दूसरे मजहब के मानने वाले की हो,
خدا اسے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر میں پنکج بابو کی بنگالی بیوی دوائی لے کر آ گئی۔ ہم ریسٹوران سے نکل آئے۔ میں نے گہری نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ مجھے وہاں کوئی خطرے والی بات نظر نہ آئی۔ اتنی دیر میں پنکج بابو نے ایک خالی ٹیکسی رکوا لی تھی۔ ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں پر سے گزرتے ہوئی دھرم چالی کالونی میں داخل ہو گئی۔ ٹیکسی ایک منزلہ مکان کے آگے چھوٹی سی ویران سڑک پر رک گئی۔ مکان کے برآمدے پر کھپریلوں کی ڈھلوان چھت پڑی تھی۔ سامنے چھوٹی سی جگہ تھی جہاں کیلے اور ناریل کے 2-4 درخت کھڑے تھے۔ مکان کی دیواریں کلکتے کی بارشوں اور دھوپ کی مار کھا کھا کر کالی ہو رہی تھیں۔ ایک بوڑھے بنگالی نوکر نے جو برآمدے میں بیٹھا ناریل پی رہا تھا جلدی سے اٹھ کر برآمدے والے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کونے میں مشہری والا پلنگ تھا۔ دیواروں پر مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو، سبھاش چندر بوس اور درگا دیوی کی فریم کی ہوئی تصویریں تھیں۔ کارنس پر پھولوں کا باسی گلدستہ پڑا تھا۔ چھت کا پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ پلنگ پر ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ پلنگ کے پاس ہی کرسی پر ایک بوڑھی بنگالن عورت چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے لیے فوراً پلنگ کے پاس کرسی ڈال دی گئی۔ پلنگ کی مسہری یا مچھردانی جو کچھ بھی وہ تھی اٹھی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھڑکی کھلی ہوئی تھی، آگے سفید پردہ ہٹا ہوا تھا، اس میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی عام بنگالی لڑکیوں کی طرح دبلی پتلی تھی، مگر اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا۔ ماتھے پر بندیا لگی تھی۔ اس کے آدھے جسم پر سفید چادر تھی۔ اس نے ہلکے کاسنی رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور بلاؤز کا رنگ گہرا کاسنی تھا۔ ناک نقشہ اچھا تھا، آنکھیں بند تھی اور چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ کرسی کھینچ کر اس کا باپ بھی میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے غمزدہ آواز میں کہنے لگا، ہے بھگوان میری بچی کو اچھا کر دے۔ اس کی بیوی ذرا پیچھے دوسری چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے ان لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ یہ لوگ اس خیال سے مجھے یہاں لے آئے ہیں کہ میں ان کی بیٹی کا علاج کر دوں گا۔ میں نہ تو کوئی ڈاکٹر ہوں نہ مجھے جوتش کا علم آتا ہے۔ میری یہ دعا ضرور ہے کہ اے پاک پروردگار اس کے گناہ معاف کر دے اور اسے اچھا کر دے۔ اس دوران لڑکی کے باپ نے چادر کے نیچے سے اس کا ہاتھ نکال کر آگے کر دیا اور بولا، مہاراج دیکھیں، آپ کو بھگوان نے بڑا گیان دیا ہے۔ بھگوان کے واسطے میری بچی کی ریکھائیں دیکھ کر اس کی بیماری کا کوئی اپائے بتا دیں، میری بچی کو اچھا کر دیں۔ اس غمزدہ بنگالی باپ نے مجھے خامخواہ امتحان میں ڈال دیا تھا۔ میں لڑکی کی ہتھیلی کی لکیریں دیکھ رہا تھا اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان لکیروں کا کیا مطلب نکل سکتا ہے۔ بد نصیب ماں اور باپ کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ ماضی کے عہد میں روشن بزرگ کے سامنے میں عہد کر چکا تھا۔ جب میں لڑکی کی ہتھیلی کی لکیریں دیکھ رہا تھا تو میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ بے ہوش لڑکی کا باپ، اس کی ماں میری طرف انتہائی رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں یقین ہو کہ میرے پاس ان کی بیمار بیٹی کا علاج موجود ہے۔ میں نے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کہا کہ اس کی ریکھائیں بتا رہی ہیں کہ یہ جلد اچھی ہو جائے گی، آپ ڈاکٹروں کا علاج جاری رکھیں۔ بچی کے باپ اور ماں کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ ان کو یقین تھا کہ میں لڑکی کا ہندو جوتشیوں کی طرح الٹی سیدھی لکیریں ڈال کر ذائچہ بنا دوں گا اور پھر کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد انہیں لڑکی کا حال اور اس کی بیماری کا کوئی علاج بتاؤں گا۔ میں نے دیوار پر لگے کلاک کی طرف دیکھا۔ ابھی 4 بجنے میں بہت وقت تھا۔ میں مزید کچھ وقت گزارنے کے لیے ان سے لڑکی کی بیماری کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مگر میں نے دیکھا کہ لڑکی کے ماں باپ کے چہروں پر چھائی ہوئی افسردگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دوران لڑکی کی ماں نے 2-3 بار اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو ساڑی کے پلو سے پہنچے۔ میرے دل پر اس عورت کی غم نصیب مامتا کا بڑا اثر ہوا، مگر میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بس دل میں دعا کرتا رہا کہ اے رب العالمین، تو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، تو بے شک و شبہ قادر مطلق ہے، اس بچی کو شفا عطا کر دے۔ اس چھوٹے سے کمرے میں بڑی غمناک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لڑکی کا باپ ہاتھ جوڑے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ لڑکی کا ہاتھ اس نے میری طرف سے مایوس ہو کر چادر کے اندر کر دیا تھا۔ ذرا پیچھے لڑکی کی بنگالی ماں بھی سر جھکائے سوگوار بیٹھی تھی۔ بوڑھی بنگالن جو غالباً نوکرانی تھی چٹائی پر خاموش بیٹھی تھی۔ کمرے کی فضا میں خاموشی کے ساتھ ایسی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جیسے صبح کے وقت کسی نے کمرے میں قنوج کی تیز خوشبو والی اگربتیاں سلگائی ہوں۔ ان اگربتیوں کی خوشبو ابھی تک فضا میں موجود تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا تو مجھے فضا میں ایک اور خوشبو محسوس ہوئی۔ میری چھٹی حس ایک دم بیدار ہو گئی۔ میرا خیال فوراً چندرکا کی بدروح کی طرف چلا گیا، لیکن یہ اس کی بو نہیں تھی۔ اس کی بدروح جب آتی تھی تو لوبان کی بو آنے لگتی تھی۔ میں اب وہاں سے کھسکنے کا سوچ رہا تھا۔ میں نے کلاک پر نگاہ ڈالی، ابھی دوپہر بھی نہیں ہوئی تھی۔ سوچا باہر کہاں سڑکوں پر پھروں گا، خامخواہ کسی خفیہ پولیس والے کی نگاہوں میں نہ آ جاؤں۔ یہ جگہ ٹارگٹ کے قریب بھی تھی، بہتر ہے کہ کم از کم 3-3:30 بجے تک یہیں بیٹھا رہوں، جہاں کم از کم کسی خفیہ پولیس والے کا خطرہ نہیں تھا۔ جگہ بڑی محفوظ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں کھانا لگا دیا گیا۔ پنکج بابو کے گھر کھانا وغیرہ کھانے اور باتیں کرنے میں وقت تیزی سے گزر گیا۔ جب کلاک نے ٹھیک 3:30 بجائے تو میں چلنے کے لیے اٹھا۔
पंकज बाबू कहने लगे, महाराज आप जब तक कलकत्ते में हैं हमारे यहाँ ही ठहरें, ये हमारे बड़े सौभाग्य होंगे। मैंने कहा, मैं अपने एक दोस्त के पास ठहरा हुआ हूँ, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं कभी कभी मौका निकाल कर आपके पास आ जाऊंगा, अभी मुझे एक जरूरी काम है। वो लोग मुझे छोड़ने मकान के बरामदे से भी बाहर तक आए। आखिर मैंने उन्हें नमस्कार किया और सड़क पर उस तरफ चलने लगा जहाँ से बड़ी सड़क फौजी फाउंडेशन की तरफ मुड़ जाती थी। कलकत्ते के अबर आलूद आसमान पर दिन की रोशनी कम होना शुरू हो गई थी। रास्ता मुझे याद नहीं रहा था। बड़ी सड़क पर आकर मुझे एक आदमी से फौजी फाउंडेशन का दफ्तर पूछना था। मैं बाएं जानिब एक सड़क पर मुड़ गया। वहाँ से दूर मुझे फौजी फाउंडेशन की इमारत नजर आने लगी। मैं फुटपाथ पर बड़े आराम से चल रहा था, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। दफातर में 4 बजे छुट्टी होती थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे। एक बात मेरे हक में जाती थी कि कश्मीरी मुसलमानों का कातिल दुर्गादास मुझे शक्ल से नहीं पहचानता था। इसलिए मैं फौजी फाउंडेशन की इमारत के पास जो बस स्टॉप था उसके शेड के नीचे जाकर खाली बेंच पर बैठ गया। इस दौरान 1-2 बसें आईं और मुसाफिरों को उतार कर 2-3 मुसाफिर लेकर आगे निकल गईं। इतने में फौजी फाउंडेशन के गेट से लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। दफातर में छुट्टी हो गई थी। मैं बेंच पर से उठकर शेड के कोने में ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहाँ से मैं सूबेदार दुर्गादास को बस में दाखिल होते हुए आसानी से देख सकता था। आज मेरा ख्याल महज उसकी चेहरा शनासी का था, लेकिन मैंने ये भी सोच रखा था कि अगर मौका मिल गया तो उसका काम तमाम कर डालूंगा। इस मामले को दूसरे दिन पर नहीं उठाऊंगा। दफ्तर के लोग छुट्टी के बाद साइकिलों, मोटरसाइकिलों वगैरह पर निकलकर अपने अपने घर जा रहे थे। कुछ क्लर्क टाइप के बाबू बस स्टॉप के शेड में आकर खड़े हो गए। मेरी निगाहें दुर्गादास को तलाश कर रही थी। वो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया था। एक बस आई, मुसाफिर उसमें सवार हुए और वो चल दी। कुछ और लोग आकर स्टॉप पर खड़े हो गए। दूसरी बस आई और वो लोग भी बस में सवार हुए और बस चली गई। मैंने सोचा कि दुर्गादास शायद सबसे आखिर में दफ्तर से निकलता होगा। मैं शेड के बेंच पर बैठ गया। मेरी नजरें फाउंडेशन के गेट पर लगी हुई थी। मैंने एहतियातन जहरीली बॉल पॉइंट पेंसिल को अपने सीधे हाथ वाली जेब में रख लिया था ताकि अगर हमला करना पड़ जाए तो पेंसिल निकालने में आसानी हो। वक्त गुजरता जा रहा था। फाउंडेशन के गेट को बंद कर दिया गया। अब कोई मुलाजिम छोटे गेट में से निकलता दिखाई दे जाता। मैं सोचने लगा कि दुर्गादास शायद आज दफ्तर नहीं आया, वरना अब तक उसे बाहर आ जाना चाहिए था। फिर सोचा कि उस पर मौत का खौफ सवार है, वो जरूर अंधेरा हो जाने के बाद दफ्तर से निकलता होगा। थोड़ी देर बाद शाम का अंधेरा छाने लगा। इस दौरान मैंने एक आदमी को देखा जो फौजी फाउंडेशन के गेट के करीब ही एक स्कूटर की पिछली सीट पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मुझसे उसका फासला कोई 20-25 कदम का होगा। उसने कुर्ता पजामा पहन रखा था, गले में खद्दर का थैला था। दूर से देखने पर वो ज्यादा उम्र का नहीं लगता था। मैं उसकी तरफ तवज्जो न देता, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं उसकी नजरों में हूँ। उसने 2-3 बार मुझे घूर कर देखा था। जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। आज दुर्गादास यकीनन दफ्तर नहीं आया होगा। कहीं ऐसा न हो कि मैं उल्टा किसी मुसीबत में फंस जाऊं। ये सोचकर मैं बेंच से उठने ही वाला था कि मैंने फाउंडेशन के छोटे गेट में से यक्के बाद दीगरे 4 आदमियों को निकलते देखा। 2 आदमी आगे आगे थे। उनके पीछे एक दरमियाने कद काठ का गोल मटोल सा आदमी था। उसके पीछे एक और आदमी था। गेट से बाहर आते ही 2 आदमी दरमियान वाले आदमी के दाएं बाएं हो गए और तीसरा आदमी दरमियान वाले आदमी के अकब में होकर चलने लगा। इन तीनों के अंदाज से मालूम होता था कि ये तीनों आदमी दरमियान वाले आदमी की हिफाजत पर मामूर हैं। मेरे खून की गर्दिश एकदम तेज हो गई। ये लोग सीधे बस स्टॉप की तरफ आ रहे थे। जब जरा करीब आए तो मैंने सूबेदार दुर्गादास को साफ पहचान लिया। उसकी मूछें अगरचे गायब थीं, मगर चेहरा बिल्कुल वही था जो मैंने उसकी तस्वीर में देखा था। वो अपने बॉडीगार्ड्स के दरमियान बड़ा मोहतात होकर दाएं बाएं देखता हुआ चला रहा था। मैं अपने आप को मुसाफिर जाहिर करते हुए बेंच के कोने में बैठा रहा। ये लोग शेड में आकर इस तरह खड़े हो गए कि तीनों बॉडीगार्ड्स ने दुर्गादास को घेरे में ले रखा था। इन मुहाफिजों के हाथों में कोई पिस्तौल वगैरह नहीं था, लेकिन ये यकीनी बात थी कि इनकी जेबों में पिस्तौल जरूर थे। बस अभी तक नहीं आई थी। इतने में वो आदमी जो गेट के पास खड़े स्कूटर पर बैठा सिगरेट पी रहा था शेड में आ गया। वो बिल्कुल मेरे साथ बेंच पर आकर बैठ गया। फिर उसने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा और बंगला में कोई सवाल किया। मैं बंगला ज़बान नहीं बोल सकता था। मैंने उर्दू में कहा, मुझे बंगला नहीं आती। उसने उर्दू में पूछा, तुम कहाँ से आए हो? इसका मतलब था कि मैं किस शहर से आया हूँ। मैंने बड़ी बेनियाजी से कहा, अमृतसर से आया हूँ, कलकत्ते की सैर करने। वो बोला, ये कोई सैर करने की जगह नहीं है, जहाँ तुम 1.5 घंटे से बैठे किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने जरा सख्त लहजे में पूछा, तुम ये पूछने वाले कौन होते हो? हमारी गुफ्तगू सुनकर सूबेदार दुर्गादास और उसके बॉडीगार्ड्स भी हमारी तरफ देखने लगे। सूबेदार दुर्गादास को तो पहले ही अपने पीछे लगे हुए हुर्रियत परस्तों का खौफ रहता था। उसने मुझसे सख्ती से पंजाबी में कहा, तुम अमृतसर में कहाँ रहते हो? मुझे बताओ, मैं खुद अमृतसर का रहने वाला हूँ। मैंने कहा, चौक पराग दास में रहता हूँ। और क्या पूछना चाहते हो? इतने में बस आ गई। वहाँ हमारे सिवा और कोई मुसाफिर नहीं था। दुर्गादास ने हुक्म के अंदाज में मुझसे कहा, हमारे साथ चलो, अभी मालूम हो जाएगा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए बैठे हुए थे। मैं उसके मुंह की तरफ देखने लगा। मैं समझ गया कि कश्मीरी मुसलमानों के दरिंदा सिफत कातिल दुर्गादास की मौत का वक्त आ गया है। जो आदमी मेरी निगरानी कर रहा था उसने दुर्गादास को बताया कि मैं खुफिया पुलिस का आदमी हूँ। दुर्गादास के बॉडीगार्ड्स ने उसी वक्त मुझे काबू कर लिया और घसीट कर बस में ले गए। बस के दरवाजे वाली पिछली सीट सारी खाली थी। उन्होंने मुझे अपने दरमियान पकड़ कर बिठा लिया। दुर्गादास बिल्कुल मेरे साथ बैठा हुआ था। उसके साथ
ساتھ 2 باڈی گارڈ تھے، دوسری جانب ایک باڈی گارڈ تھا اور خفیہ پولیس والا اس کے بعد سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بس چل پڑی تو میں نے کہا، تم لوگ خامخواہ مجھے پریشان کر رہے ہو، میں اخبار کا آدمی ہوں، تمہاری خبر کل اخبار میں آ جائے گی۔ صوبیدار درگا داس پر میری اس دھمکی کا اثر نہ ہوا، اس نے میری پسلیوں میں کوہنی مارتے ہوئے کہا، آرام سے بیٹھے رہو، تھانے چل کر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تم کس اخبار کے آدمی ہو۔ بس شام کے گہرے ہوتے ہوئے اندھیرے میں سڑک پر چلی جا رہی تھی، میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے صوبیدار درگا داس کو ہلاک کر کے بس سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ مشکل یہ آن پڑی تھی کہ میرا مقابلہ زیادہ آدمیوں سے تھا، 3 اس کے باڈی گارڈز تھے جن کے پاس ضرور پستول ہوں گے، ایک خفیہ پولیس والا تھا اور ایک خود صوبیدار درگا داس تھا جو فوج کا تربیت یافتہ فوجی تھا۔ اس کے باوجود مجھے یقین تھا کہ پولیس اسٹیشن پہنچنے سے پہلے میں ان لوگوں کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور کشمیری مسلمانوں کے قاتل سے بھی بے گناہ کشمیریوں کا خون کا بدلہ لوں گا۔ مگر مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا، اس علاقے کا پولیس اسٹیشن کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ ایک باڈی گارڈ نے میرا دایاں بازو پکڑ رکھا تھا، میں نے اسے کہا کہ اب میرا بازو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ درگا داس نے مجھے بے رحم گہری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ مجھے تم پاکستانی جاسوس لگتے ہو، ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اس دوران اپنا سیدھا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور ہلاکت خیز زہریلا بال پوائنٹ میری گرفت میں تھا۔ درگا داس نے ایک اور حکم دیا، تمہاری جیب میں کیا ہے، باہر نکالو۔ باڈی گارڈ میری ہر حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جیب سے بال پوائنٹ پینسل نکال کر انہیں دکھایا، یہ بال پوائنٹ ہے، میرے پاس کوئی پستول نہیں ہے، میں اخبار نویس ہوں، کوئی آتنکوادی نہیں۔ اس نے کہا، مجھے دکھاؤ۔ درگا داس نے بال پوائنٹ لے کر اسے اوپر نیچے غور سے دیکھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پینسل پکڑ لی اور کہا، قلم اخبار نویس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، یہ آپ مجھے دے دیں۔ اس وقت کوئی بس سٹاپ آ رہا تھا، بس کی رفتار ہلکی ہو رہی تھی، میں نے جو کچھ کرنا تھا اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ مجھے فوراً کمانڈو اٹیک کرنا تھا، اب مجھے یا تو اپنا ٹارگٹ مارنا تھا اور یا ٹارگٹ مارنے کے بعد خود بھی مرنا تھا۔ بال پوائنٹ پینسل میرے سیدھے ہاتھ میں تھی، میں نے ہاتھ بغلوں میں دے دیے۔ اس طرح میرے سیدھے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بال پوائنٹ پینسل کی نوک میرے بائیں جانب بیٹھے ہوئے صوبیدار درگا داس کی پسلیوں کے قریب تھی۔ سب سے پہلے مجھے کشمیری مسلمانوں کے اس قاتل کو ہی ہلاک کرنا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ بال پوائنٹ کی خفیہ ٹیوب میں چھوٹی چھوٹی سوئیاں میگزین کی طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں، وہ دنیا کے سب سے زیادہ ہلاکت خیز زہر میں بجھی ہوئی ہیں، اور بٹن دباتے ہی سوئی بال پوائنٹ سے گولی کی طرح فائر ہو کر صوبیدار درگا داس کی پسلیوں میں اتر جائے گی اور اس کی اسی وقت موت واقع ہو جائے گی۔ جیسے ہی بس اپنے سٹاپ پر ایک دھچکے سے رکی، میں نے بال پوائنٹ کا بٹن دبا دیا، اس میں سے سوئی فائر ہو کر درگا داس کی پسلیوں میں اتر چکی تھی، کیونکہ اس کے فوراً بعد درگا داس آگے کو گر پڑا۔ سب یہی سمجھے کہ وہ بس کے دھچکے سے توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور گر پڑا ہے۔ فوراً باڈی گارڈ اسے اٹھانے کے لیے جھکا، بال پوائنٹ میرے ہاتھ میں تھا، میں نے بھی یہ ظاہر کیا جیسے میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور ایک طرف کو لڑک گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی دائیں جانب والے باڈی گارڈ پر دوسرا فائر کیا۔ اس بال پوائنٹ سے 15-20 فٹ کے فاصلے تک فائر ہو سکتا تھا۔ دوسرا باڈی گارڈ بھی منہ کے بل گرا تو وہاں افراتفری مچ گئی، میں بھی درگا داس کو سنبھالنے لگا۔ تیسرے باڈی گارڈ نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور جیب سے پستول نکال لیا۔ اس دوران یہ معلوم ہو چکا تھا کہ صوبیدار مر گیا ہے۔ جیسے ہی پہلے باڈی گارڈ نے چلا کر کہا، صوبیدار مر گیا ہے، میں نے تیسرے باڈی گارڈ پر فائر کر دیا۔ خدا جانے سائنائڈ زہر کس نے ایجاد کیا تھا، میں آج بھی حیران ہوں کہ زہریلی سوئی جسم کے اندر جاتے ہی آدمی کس طرح کٹے ہوئے درخت کی طرح گر پڑتا ہے۔ تیسرے باڈی گارڈ کے گرتے ہی میں نے بس میں سے باہر چھلانگ لگائی۔ صرف وہ باڈی گارڈ جو سب سے پہلے درگا داس کو اٹھانے کے لیے جھکا تھا اور خفیہ پولیس والا آدمی ہی زندہ بچے تھے۔ میں اندھیرے میں فٹ پاتھ پر بھاگا، پیچھے سے مجھ پر پستول کا فائر ہوا، اس کے ساتھ ہی وہاں پکڑو پکڑو کا شور مچ گیا۔ مجھے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ سڑک پر بتیاں روشن تھیں جس کی وجہ سے میں دوڑتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ پیچھے سے ایک اور فائر ہوا، گولی تیز سیٹی کی آواز کے ساتھ میرے کان کے قریب سے گزر گئی۔ اب روشنی میں دوڑنا اپنی موت کو آواز دینا تھا۔ میری ایک جانب کشادہ سڑک تھی جس پر ٹریفک جاری تھی، دوسری جانب درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ میں فٹ پاتھ پر سے جھاڑیوں میں کود گیا، گرتے ہی اٹھا اور جدھر میرا منہ تھا اسی طرف دوڑ لگا دی۔ جھاڑیاں، درخت، اندھیرا، پھر روشنی، پھر اندھیرا۔ پیچھے پکڑ لو پاکستانی جاسوس، پکڑ لو، قاتل ہے، پکڑو۔ یہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا میں دوڑتا جا رہا تھا۔ آگے پھر جھاڑیاں آ گئیں، میں ان میں گھس کر دوسری طرف ایک چھوٹی سڑک پر نکل آیا۔ مجھے دور نزدیک مکانوں کی روشنیاں نظر آئیں۔ میرے پیچھے شور کچھ دور ہو گیا تھا مگر خطرہ برابر میرے سر پر منڈلا رہا تھا۔ ہوائی فائر ہوئے اور آوازیں ایک بار پھر میرے قریب آنے لگیں۔ میں نے اپنے حواس درست کرتے ہوئے سڑک کو غور سے دیکھا۔ میں نے فوراً اس سڑک کو پہچان لیا، یہ وہی سڑک تھی جس پر اوما کماری کے باپ پنکج بابو کا گھر تھا۔ لوگوں کی آوازیں بہت قریب تھیں۔ میں سڑک کے کنارے کنارے اندھیرے میں تیز تیز چلنے لگا۔ پنکج بابو کا گھر میں نے پہچان لیا تھا۔ میں فوراً مکان کے چھوٹے سے احاطے میں گھس گیا۔
घबराहट में लोगों के पास जाने से उन्हें शक भी पड़ सकता था और लोग मुझे तलाश करते इस मकान में भी आ सकते थे। पंकज बाबू के मकान के बरामदे की बत्तियां जल रही थीं। मैं अंधेरे में नारियल के दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया, इस ख्याल से कि मेरे पीछे जो लोग लगे हुए हैं, अगर वो मेरी तलाश में पंकज बाबू के मकान में आए तो मैं मौका पाकर बाहर ही बाहर फरार हो जाऊं। इस दौरान मैंने गहरे गहरे सांस लेने शुरू कर दिए ताकि मेरा सांस नॉर्मल हो जाए और अगर मुझे घर में दाखिल होना पड़े तो किसी को मेरा सांस फूला हुआ न दिखे। पंकज बाबू के मकान के आगे जो कच्ची सड़क गुजरती थी उस पर काफी दूर तक खंबे लगे हुए थे और सड़क वीरान थी। एक मकान में से बंगला म्यूजिक की हल्की आवाज आ रही थी। पंकज बाबू के घर में भी खामोशी छाई हुई थी। सड़क पर एक तरफ से लोगों के तेज तेज बंगला और उर्दू में बातें करने की आवाजें आने लगी। अंधेरे में दरख्त के पीछे और सिमट गया। अहाते के 3 फुट ऊंची दीवार के ऊपर सामने वाले मकानों की मध्यम रोशनी में सड़क पर आता जाता आदमी मुझे नजर आ सकता था। आवाजें और करीब आती गईं। किसी ने उर्दू में कहा वो यहीं कहीं छुपा होगा। फिर किसी ने ऊंची आवाज में बंगला जबान में कुछ कहा। मैंने आवाज पहचान ली। ये सूबेदार दुर्गादास के एक बॉडीगार्ड की आवाज थी। किसी ने कहा हमने सारा इलाका घेरे में ले लिया है, पुलिस गार्ड पहुंच रही है। अब मेरा वहां से निकलकर किसी तरफ भागना ठीक नहीं था, मैं पकड़ा जा सकता था। अब मैं सिर्फ एक कश्मीरी या इन लोगों के बकौल पाकिस्तानी जासूस ही नहीं था, बल्कि एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी सूबेदार और उसके बॉडीगार्ड का कातिल भी था। कुछ लोग दौड़ते हुए सड़क पर से गुजर गए। पीछे से भी लोगों की आवाजें आ रही थी। मुझे ये ख्याल था कि बाहर की आवाज सुनकर अगर पंकज बाबू मकान से निकल आया और उसकी नजर मुझ पर पड़ गई तो मामला खराब हो जाएगा। मेरी आफियत इसी में है कि पंकज बाबू के मकान के अंदर चला जाऊं। मेरा सांस बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। मैंने दरख्त के अंधेरे में छुपे अपने सर पर हाथ फेर कर बालों को दुरुस्त किया, दाढ़ी पर भी हाथ फेरा और सड़क पर निगाह डाली। मकान के आगे सड़क खाली थी। लोगों की आवाजें या तो आगे से आ रही थीं और या पीछे से। बड़ा मुनासिब मौका था। खतरा सिर्फ इस बात का था कि अगर बरामदे वाले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हुआ तो मुझे दस्तक देकर दरवाजा खुलने का इंतजार करना पड़ेगा, जो मेरे लिए इंतहाई मोहलक साबित हो सकता था। लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने यही सोचा कि दरवाजे पर दस्तक देकर दौड़कर दरख्त के पीछे आकर छुप जाऊंगा और जब अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा तो अंधेरे में से निकल कर सामने आ जाऊंगा। ये धड़का भी लगा था कि पुलिस गार्ड भी पहुंचने वाली होगी और जो लोग उस सड़क पर आगे पीछे मौजूद हैं उनमें से कोई अचानक सामने न आ जाए। इन तमाम खतरात के बावजूद मैं दरख्त के पीछे से उठकर बरामदे में आया और आते ही सबसे पहले बंद दरवाजे को अंदर धकेला। मेरी खुशकिस्मती थी कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। दरवाजा खुल गया। मैंने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में बत्ती जल रही थी। जिस पलंग पर मैं पंकज बाबू की बेटी उमा कुमारी को छोड़कर गया था वो पलंग खाली था। कमरे में कोई भी नहीं था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद उमा कुमारी सेहतयाब हो गई है। मैंने बड़ी पुरसुकून आवाज में कहा पंकज बाबू। साथ वाले कमरे के दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था। पर्दा एक तरफ हटा और उमा कुमारी अपने बालों में कंघी करती नमूदार हुई। मुझे देखते ही वो एक लम्हे के लिए हैरान हुई और फिर अकीदत से नमस्कार किया। उसे देखते ही मैं बोला कि भगवान की कृपा है कि तुम सेहतयाब हो गई। मुझे एक लम्हा हैरानी से देखने के बाद वो बोली, क्या आप ही वो ऋषि जी हैं जो आज सुबह मेरे घर आए थे? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे। उसने हाथ जोड़कर अकीदत से नमस्कार किया और कुर्सी पर से तौलिया उठाते हुए बोली, महाराज आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं सारी जिंदगी आपकी सौभागी रहूंगी। आप बैठिए, बाबूजी मेरे लिए कॉफी का टिन लेने गए हैं। माताजी रसोई में हैं। माताजी रसोई में हैं। मैं कुर्सी पर बैठ गया। उमा कुमारी ने कंघी कार्निस पर रखकर सर को साड़ी के पल्लू से ढांपा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे इंग्लिश कॉफी बहुत पसंद है। नौकर घर पर नहीं था, पिताजी खुद लेने गए हैं। आप बैठिए, मैं माताजी को बुलाती हूँ। इस दौरान मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरे लिए अब इस इलाके में सिर्फ यही एक घर था जहाँ मुझे पनाह मिल सकती थी, लेकिन इसके वास्ते एक खास हिकमत अमली की जरूरत थी जो उसी वक्त मेरे जहन में आ गई थी। मैंने उमा कुमारी को रोकते हुए कहा, नहीं उमा जी, माता जी को ना बुलाओ। जहाँ किसी को सिवाय तुम्हारे नहीं आना चाहिए। शुभ शगुन है कि घर में आते ही मुझे तुम मिल गई हो। अब तुम्हारी रही सही बीमारी भी खत्म हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारा जायचा भी बनाया था। मैंने देखा है कि तुम्हारे ग्रह पर मनहूस साया पड़ने वाला है। मैं भागकर तुम्हारे घर आ गया। इस वक्त मुझे एक अलग कमरे की जरूरत है जहाँ बैठकर मैं ऐसे मंत्रों का जाप करूं कि तुम्हारे ऊपर से इस मनहूस साये को हमेशा के लिए दूर कर दूं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि तुम्हारे सिवाय इस घर में कोई दूसरा ना तो मेरी शक्ल देखे और ना कम से कम आधी रात तक किसी को मालूम हो कि मैं इस घर में खुफिया मंत्रों का जाप कर रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता और नौकरों को भी पता न चले कि मैं इस घर में किस जगह समाधि लगा कर बैठा हूँ। उमा कुमारी मेरी पहले ही जबरदस्त अकीदतमंद हो गई थी। अब उसने सुना कि मैं उसकी बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए कुछ देर के वास्ते रूपोशी की हालत में मंत्रों का जाप करने वाला हूँ, तो वो जल्दी से मुझे मकान के एक स्टोर रूम में ले गई। इस कमरे में अला बला चीजें पड़ी थी। एक जगह मैंने वहीं से दरी उठाकर बिछाई और कहा, बस उमा जी, अब तुम जाओ और खबरदार किसी को कानो कान खबर न हो कि मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ। वो बोली, महाराज आप फिक्र न करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जब वो जाने लगी तो मैंने कहा कि अगर मुझे जानने की जरूरत पड़ी तो सुबह होते ही खामोशी से चला जाऊंगा। तुम बाहर से ताला कुंडी न लगाना। अच्छा महाराज, वो बोली और दरवाजा बंद करके चली गई।
میرے کان باہر گھر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے خطرہ تھا کہ ابھی باہر سے پولیس دروازہ کھٹکھٹائے گی اور میرے بارے میں پوچھے گی۔